Hello everyone, welcome to lecture 8 of occurrence of metal, which is a part of the topic metals and non-metals that we are learning so far. Now, this is one of the most important topic because इसका जिक्र आपको क्लास 11th एंड 12th में भी होगा. अकरेंस ऑफ मेटल में हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ मेटलर्जी का पूरा पार्ट पढ़ेंगे. मेटलर्जी के बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है दैट वेन एवर यू गो टू अ साइट ऑफ माइनिंग यू टेक आउट द मिनरल्स बाय डिगिंग दी अर्थ क्रस्ट और फ्रॉम द पिट दैट यू सी. आप वो पूरा मिनरल्स को लेके साइड पे लेके जाते हो और वहाँ से फॉलोइंग मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस यू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन द प्योर फॉर्म. तो ये पूरी जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होती है दैट वी आर कवरिंग इन दिस टॉपिक. सो लेट अस बिगिन occurrence of metal. Now, my dear student, one thing we have studied is the reactivity series. वेरिन अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट्स आते हैं दैट आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मिडिल में जो आते हैं दैट आर मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में जो एलिमेंट आते हैं दैट इज लीस्ट रिएक्टिव. तो मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख देती हूँ. जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव में आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. मॉडरेटली में जो एलिमेंट्स आते हैं सपोज उनके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. एंड लीस्ट रिएक्टिव में जो आते हैं दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है. नाउ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में आते हैं, अगर आप देखोगे तो नेचर में ये एलिमेंट कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन दी कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट मतलब ये जो मेटल्स ये किसी सेकेंड नॉन मेटल के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड बना के स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ द एलिमेंट्स दैट आर मॉडरेटली रिएक्टिव even they exist in the combined state by forming a stable compound. And the elements that are least reactive they exist in the free state, और दूसरा वर्ड है they exist in the free state और native state. इसमें जो कॉपर है, कॉपर पे ज़रा फोकस करो. कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड में भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. कॉपर क्योंकि रिएक्टिव भी है बट फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो लेट अस बिगिन अकरेंस ऑफ मेटल. तो ये मेटल्स जो है कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. सो बेसिकली metals they exist either in free state or combined state in rocks में present होते हैं या फिर अर्थ क्रस्ट दैट मीन ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और या फिर दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सी वाटर, ओशन में भी प्रेजेंट होते हैं. राइट. सो एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल वुड बी मेटल एग्जिस्ट इन टू स्टेट. जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे दे एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट. एंड जो हाईली रिएक्टिव होते हैं या जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट. So which are the element that exist in the native state or free state? The element which are least reactive. तो एग्जाम्पल में जैसे क्या क्या आ सकता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. फ्री स्टेट मतलब दे विल एग्जिस्ट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, मतलब वो किसी के साथ आपको कंबाइन में नहीं दिखेंगे. ठीक है. दैट इज फ्री स्टेट. दे विल एग्जिस्ट इन दी एलिमेंट्री स्टेट.
कंबाइंड स्टेट में कौन से एलिमेंट होंगे? द एलिमेंट्स विच आर moderately reactive or the elements which are highly reactive. Moderately reactive elements, most of the time they are present in earth crust, and most highly reactive element, for example potassium, sodium, calcium, they exist in the form of salt. सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो रॉक्स में भी हो सकते हैं और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सी वाटर. ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि होता क्या है, मतलब कंबाइंड स्टेट में मतलब क्या होता है. तो सपोज हमारे एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम. Okay, so for example, let us take it, try to understand it this way. This is earth crust, and here these are the minerals. Okay, now इसमें क्या होता है, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, तो ये अलग अलग नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं. कौन कौन से नॉन मेटल के साथ ये कंबाइन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, दे कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन. तो अगर जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो उसको हम बोल रहे हैं ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, लेड प्लस ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड. दे ऑल्सो कंबाइंड विद द अदर नॉन मेटल दैट इज सल्फर. तो सल्फर के साथ ये लोग क्या बनाते हैं? सल्फाइड्स बनाते हैं. दे फॉर्म सल्फाइड्स. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, लेड सल्फाइड. दे ऑल्सो कंबाइंड विद कार्बोनेट्स, CO3 ग्रुप, इसको कार्बोनेट्स बोलते हैं. तो कार्बोनेट के साथ क्या बनाएंगे? ऑफ कोर्स या फिर यू टेक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे. इफ दे कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स. सो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट एक्सेट्रा. They also exist in the form of sulfates. They also exist in the form of sulfates. So कहने का मतलब ये है कि these elements, the moderately reactive element, they inside the earth crust they combine with various non-metal, for example oxygen, sulfur, carbon dioxide and sulfur oxide, and these metal they react with these non-metals and form compounds in the form of oxide. If react with the oxygen they will form oxide, sulfides, carbonates and sulfate. So let me show you an image, you will get a better clarification for this. Alright, look at this image carefully. So you can see minerals inside the earth crust, they exist in, the metals inside the earth crust, they exist in the native state and they also exist in the combined state. So जैसे कि अगर आप देखोगे gold, silver, copper and along with this the platinum, तो ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, इनका एक्सट्रैक्शन कंपेरेटिवली ईजी होता है. बट यही जो दूसरे मेटल्स हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, फॉर एग्जांपल आयरन, सिलिकॉन, कॉपर, कैल्शियम, लेड, सो दे एग्जिस्ट इन, दे रिएक्ट विद द नॉन मेटल. फॉर एग्जांपल देखो आयरन का ऑक्सीजन के साथ यू हैव आयरन ऑक्साइड, सिलिका SiO2, कार्बोनेट जैसे कि कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फाइड्स फॉर एग्जांपल लेड सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड. सो दीज एलिमेंट, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर कि मॉडरेटली रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर मुझे आयरन प्योर फॉर्म में चाहिए तो मुझे ऑक्सीजन को यहाँ से निकालना पड़ेगा. इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट कॉपर इन द प्योर फॉर्म, सो आई नीड टू रिमूव दिस कार्बोनेट ग्रुप. तो कार्बोनेट ग्रुप निकालने के लिए कॉपर में से एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, एंड दैट एंटायर प्रोसेस दैट यू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी. Okay, now look at this image. So you can see inside the sea water we have a mineral that is
हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं तो वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते, हैलोजेंस के साथ कंबाइन करते, सॉल्ट बना के प्रेजेंट रहते हैं. तो यूजुअली ये ऐसे सॉल्ट आपको रॉक्स में भी मिलते हैं एंड इनसाइड द सी वाटर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम. दीज आर द सॉल्ट विच मेक्स द सी वाटर वेरी सॉल्टी. बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस कम टू द डेफिनेशन पार्ट. सबसे फर्स्ट आता है दैट इज़ हाउ डू यू डिफाइन मिनरल्स. इसका डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स कुछ याद रखने हैं. यहाँ पे आपको इमेजेस जो दिख रहे हैं, सो दिस इज़ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के अंदर हमने इसको नहीं डाला है, ये मिनरल्स नेचुरली प्रेजेंट है. तो आप डेफिनेशन चालू कैसे करोगे? मिनरल्स आर naturally occurring substance. कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट. प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट. सेकेंड इमेज में आप देख रहे हो कि ये माइनिंग की एक साइट है, आपको पिटोल्स दिख रहे हैं. आप मिनरल्स को इकट्ठा करके यू टेक इट टू द फैक्ट्रीज एंड देन यू ये जो मिनरल्स है उसको आप मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस के या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू गो थ्रू करवाते हो और एंड में आपको एक रिफाइंड प्योर मेटल मिलता है. तो डेफिनेशन को कंक्लूड कैसे करेंगे? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच metals are extracted in a pure form. From which metals are extracted in a pure form. Okay, so the next topic is that is how do you define ore. So my dear students, ores क्या होते हैं ना? ये जो आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पे ये सारे आयन के मिनरल्स हैं. हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट है, और भी मिनरल्स है आयंस के. तो ये सब आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेंगे. बेसिकली ये सब आयन के मिनरल्स हैं. बट अगर आपका मेन मोटो है टू एक्सट्रैक्ट द आयन इन द प्योर फॉर्म, ठीक है, सो आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट. एंड जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ आयन प्रेजेंट होगा, जैसे यू कैन सी हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट में यू हैव 70 से 72% ऑफ आयन, वेदर देर इज लेस परसेंटेज, कंपेरेटिवली लेस परसेंटेज ऑफ आयन इन द लिमोनाइट एंड सिडराइट. सो और हम किसको बोलते हैं? और उस मिनरल को बोलोगे जिसमें आपके मेटल का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट हो और जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते वक्त आपको प्रॉफिट हो और कन्वीनियंट भी होना चाहिए, राइट. सो हियर यू कैन से दैट द हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट कैन बी द ओर ऑफ द आयन. All right. So let us define ore. Yes. So ores are minerals. Ores are minerals which contains highest proportion of मेटल. जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका क्वांटिटी, उसका परसेंटेज सबसे हाई ज़्यादा होना चाहिए. सो ओर्स आर मिनरल विच कंटेन्स हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ मेटल and from which extraction of metal is profitable and convenient. Now next definition is very important, student, that is
गैन, GANGU, इसको गैन प्रोनाउंस करते, गैंजू, गैंजे, गैंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता. दिस इज गैन विच इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स. नाउ कभी भी आप स्टूडेंट जब आप माइनिंग करते हो तो फॉर एग्जांपल आपने डिगिंग करके ओर को निकाला है, तो ओर में काफ़ी वेस्ट इम्प्योरिटीज़ होती है, ऐसी चीज़ें जो आपके बिल्कुल काम की नहीं है, राइट. ऑफ कोर्स होगी ही. फॉर एग्जांपल एक सिंपल मिट्टी, दैट इज सॉइल, क्ले, पत्थर उसमें काफ़ी सारे होते हैं, तो इन्हीं सबको मैट्रिक्स या फिर गैन बोलते हैं. और इनको ओर से सेपरेट करना ज़रूरी है सो दैट यू कैन गेट योर मेटल एक्सट्रैक्टेड इन द प्योर फॉर्म. सी, ओर में से अगर आपने कचरे निकाल दिए, मिट्टी निकाल दी, सैंड, सॉइल, डस्ट, सब कुछ निकाल दिया, दैट डज नॉट मीन कि आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, बिकॉज गैन में जो इम्प्योरिटीज़ होती है, सो बेसिकली गैन मीन्स these are earthen impurities. For example, clay, rocks, sand, etc. ये सब तो होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स और दो और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेमेटाइट ओर है, तो Fe2O3 में मतलब आयन ऑक्साइड की ओर है, और उसमें सिलिका भी प्रेजेंट है, उसमें लेड सल्फाइड भी प्रेजेंट है, तो आपके जो अदर मिनरल्स है वो भी इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी, बिकॉज आपको एक्सट्रैक्शन सिर्फ आयन का करना है. तो उसमें अगर कुछ किसी और मेटल का ओर प्रेजेंट है, देन दैट वुड बी एन इम्प्योरिटी. सो इट इज़ अर्दन इम्प्योरिटीज along with other unwanted ores. फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलिका प्रेजेंट है, SiO2, ये आपके किसी काम का नहीं है, राइट. So what is GAN? These are the basically they are the impurities, and GAN needs to be separated from ore. GAN needs to be separated from ore to obtain metal in pure form. To obtain metal in the pure form. So these are the three main definition that you need to understand: minerals, ores and GANs. So minerals are naturally occurring substance which is present in the earth crust, जिसमें से आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है प्योर फॉर्म में. और मिनरल्स ही होता है, बट एक मेटल के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, 10 मिनरल्स हैं. तो उस 10 में से जिसमें उस मेटल का प्रपोर्शन सबसे हाईएस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें मिलेगी और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जिसमें एक्सट्रैक्शन होगा, उसी मिनरल को आप उस मेटल का ओर बोलोगे, राइट. And the other is GAN or the matrix. These are the earthen impurities which exist in the form of clay, rocks, soil, sand, etc., from which, and all this waste impurities should be separated from the ore in order to extract the metal in the pure form. Now last definition, that is of the metallurgy. तो ये जो आप पढ़ रहे हो, ये दिस कम्स इन द टॉपिक मेटलर्जी. सो मेटलर्जी, सी, एक सिंपल सी बात है कि माइनिंग से लेके पहला स्टेप आता है, उसको माइनिंग करो, फिर उसमें से वेस्ट इम्प्योरिटीज सब निकालो, उसको आप साइड पे लेके जाके मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस कराते हो, मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू गो थ्रू कराते हो, और शुरू से लेके अंत तक जब तक आपको प्योर मेटल नहीं मिल जाता है, तो ये जो भी आपने प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी, राइट. So basically metallurgy, it is a branch of chemistry or branch of science, basically branch of chemistry that deals with the processes, involving extraction of
metal in pure form from its ore. This is metallurgy. ये जो स्टडी आप कर रहे हो दैट कम्स इन द चैप्टर मेटलर्जी. All right. So let us learn about the steps involved in the process of metallurgy. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. अब ये स्टेप्स को समझना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको ये स्टेप्स ही नहीं समझेंगे ना तो आपको रिएक्शन जो आगे के आएंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टफ लगेगा. सो यू नीड टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर की क्या बेसिक प्रोसीजर फॉलो होता है. और सब मेटल्स के साथ ये सारे प्रोसीजर्स कॉमन है, सबके साथ ऑलमोस्ट यही सारे स्टेप्स होंगे. तो आपको किसी के पे भी अगर शॉर्ट नोट सब आ गया कि इसके माइनिंग के बारे में आप लिखो तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन ऑल द रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज विच हैज़ बिन the procedure that has been followed for its extraction. देखो मेन 4 स्टेप्स होते हैं. 1 2 2 3 एंड 4. आप इसको कैसे याद रख सकते हो? इसका इनिशियल्स ले लेते हैं C R एंड R. C R. पहला वाला जो C है दैट मीन्स सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. और जो आप माइनिंग करके लेके आए हो अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो निकाल के लेके आए हो उसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. सो फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. एक बार आपने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो वो ओर को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर. क्या बोलेंगे वो ओर को? कॉन्सेंट्रेटेड ओर. नेक्स्ट C इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर. तो जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. दैट मीन्स आपके ओर में जो आपका मेन मेटल है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो उसको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में बनाओ. कुछ भी रहेगा उसको आपको ऑक्साइड में लाना है. अगर वो जिंक है तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में रहना चाहिए. लेड है लेड ऑक्साइड. एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. कैल्शियम है कैल्शियम ऑक्साइड. कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. अब मेटल ऑक्साइड का सेकेंड स्टेप में आपने बेसिकली ऑक्सीडेशन किया हुआ है. आपका कॉन्सेंट्रेटेड और मेटल ऑक्साइड में बन चुका है. तो अभी ये ऑक्सीजन निकालना है मेटल ऑक्साइड में से बिकॉज हमको ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमको मेटल चाहिए. So the process in which you remove the oxygen that is known as what? Reduction, right? Then so reduction of इसके पहले स्टेप में जो आपको मेटल ऑक्साइड मिला था उसी का आप रिडक्शन करोगे. सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल. व्हेन आई राइट क्रूड तो क्रूड मतलब अभी भी ये इम्प्योर ही है. 100% इसमें या फिर 99.99% प्योरिटी नहीं आई है. सो रिडक्शन ऑफ क्रूड मेटल ऑक्साइड टू रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल. और एक बार क्रूड मेटल आपको मिल गया मतलब मेटल आपका एलिमेंट्री स्टेट में है बट फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें है. उसको फाइनल आप क्या करते हो? प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग. लास्ट R इज रिफाइनिंग ऑफ crude metal to 99.99% प्योर मेटल. एंड ये स्टेप में आपका फाइनल मेटल प्योर फॉर्म में रेडी है. अब आप उसको पॉलिश ये सब करके सेल कर सकते हो. राइट. So what are the basic steps involved in the process of metallurgy? CR. First is concentration of ore. Second is conversion of concentrated ore into metal oxide. अब जो metal oxide second step में मिला
उसको आपको रिडक्शन करना है, ऑक्सीजन निकालना है, तो आपको क्रूड मेटल मिलेगा, और जो लास्ट में क्रूड मेटल मिला है उसको आपको फर्दर रिफाइनिंग करके 99.99% की प्योरिटी आएगी मेटल में. So let us start with the first step, that is concentration of ore. सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का एक सिंपल मतलब दूसरा उसको आप बोल सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर. एक लेमेन में इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब कि समझो ये आपके ओर्स है, ठीक है, दिस आर योर ओर्स, एंड इसमें ये जो है डार्क कलर, दीज आर गैन, राइट. सो यूजली आप जब माइनिंग करते हो तो यू हैव ओर मिक्स्ड विथ गैन. अब आपको पहला स्टेप बेसिकली क्या होता है कि आपको ओर को वॉश करना है ताकि जितनी भी मिट्टी उसमें है, जो भी सैंड है, पत्थर है, ये सब निकल जाए. तो ये जो पहली आप स्टेप फॉलो करते हो जिसमें आप ओर अलग हो गया, राइट, दिस इज योर ओर प्लस एंड गैन को आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया. सो दिस इज योर नाउ प्योर ओर एंड दिस इज गैन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओर. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, विच मीन्स separation of GAN from the ore. So what is concentration of ore? It means separation of GAN from the ore. अब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. आपको ये जो प्योर ओर मिला है, जैसे आपने ओर से गैन सेपरेट कर दिया, तो ये जो प्योर ओर है इसी को ही आप बोलोगे दिस ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओर. दिस ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओर. दैट मीन्स इफ आई से जस्ट ओर, तो ओर इज मिक्सड विद द गैन, बट व्हेन आई से कॉन्सेंट्रेटेड ओर, दैट मीन्स द गैन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ओर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो गैन में से जब आप इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हो, अदर मिनरल्स को निकाल देते हो, या फिर सैंड, ये सब आपने सेपरेट कर दिया, तो फिर जो ओर आपके पास है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ओर. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. नाउ ये करते कैसे है, गैन को ओर से सेपरेट करना, इज़ इट ईजी और इट इज़ डिफ़िकल्ट, किया कैसे जाता है? तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो ये चीज़ करने के लिए वी हैव टू थिंग्स. एक है फिजिकल मेथड एंड वी ऑल्सो हैव chemical method. We have physical method and we have chemical method. When we say physical method, मतलब यहाँ पे कोई chemical reactions involved नहीं होगा, और when we say chemical method, that means yes definitely chemical reactions क्या होंगे, involved होंगे. तो physical method में first method आता है, that is hydraulic washing. Hydraulic washing, or also known as gravity separation method. Hydraulic washing or gravity separation method. Second method is magnetic separation method. Magnetic
separation method, and the third method is that is froth flotation method. So these are the three physical methods of concentrating the ore: hydraulic washing or gravity separation method, magnetic separation method, and froth flotation method. And in chemical method we have only one method, that is leaching. तो इनका ये चारों जो मेथड्स है, फिजिकल मेथड में 3 मेथड्स, केमिकल मेथड में 1 मेथड, इनका मेन एजेंडा यही है कि आपको इम्प्योरिटीज़ को ओर से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है. केमिकल मेथड में हम केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करेंगे, एंड फिजिकल मेथड में ओनली फिजिकल मेथड वी विल टेक टू कॉन्सेंट्रेट द ओर. फाइन. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस और द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. इसको ग्रेविटी सेपरेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये डेंसिटीज़ के इस पे बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल डेंसिटीज़ के डिफरेंसेस पे बेस्ड होता है. तो ये जो मेथड है हम लोग कौन से ओर्स के लिए यूज़ करते हैं टू सेपरेट दी. आई टेल यू वन थिंग अगेन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स आपको ओर से गैन को अलग कर देना है. ये सिंपल सा इसका मीनिंग है. तो कौन से ओर के लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर दी हैवी ओर्स. ओर्स हैवी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड फॉर दी carbonate ores. So it is, this method is used for the dressing or the enrichment of oxide ore and carbonate ore. Second point is very important. This method is based on the difference. It is based on the difference between densities of. It is based on the difference between density of ore and GAN. विच मीन्स ये मेथड तभी आप फॉलो करो अगर ओर हैवी है, ओर हैवी होना चाहिए, और जो गैन है वो लाइटर इन वेट होना चाहिए. ओर शुड बी हैवी एंड गैन शुड बी लाइटर इन वेट. तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है डेंसिटीज़ का, उसी प्रिंसिपल पे हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस इमेज केयरफुली, तो हम अपने ओर को सबसे पहले क्या करते, पाउडर करेंगे. सबसे पहले ओर को क्या करेंगे, पाउडर. दैट मीन्स पल्वराइज्ड ओर. यस, सो द फर्स्ट स्टेप बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसेस इज टू हैव पल्वराइज्ड ओर. पल्वराइज्ड ओर का मतलब क्या होता है, विच मीन्स पाउडर्ड ओर. क्योंकि आप माइनिंग से जो ओर लेके आते हो उसमें बहुत ही हैवी स्टोन्स ये सब होते हैं, रॉक्स होते हैं. तो आपको माइनिंग साइड से जो आप लेके उसको पहले क्रश करना पड़ेगा. दैट यू शुड हैव अ वेरी फाइनली पाउडर्ड ओर. एंड ये ओर को पाउडर करने के लिए वी यूज़ अ मशीन दैट इज़ नोन एज बॉल मिल और स्टैम्प मिल. तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस मशीन के अंदर आप पूरा माइनिंग से जो ओर लेके आए हो उसको ऐड डालोगे और ये पूरा उसको क्रश कर देगा, राइट. तो आपके जो हैवी सब ओर के पार्टिकल्स थे अब वो क्रश होके दे विल बिकम, राइट. सो दिस ओर इज नोन एज पल्वराइज्ड ओर. तो अब क्या करोगे आप, ये जो क्रश्ड या फिर पल्वराइज्ड ओर है, सो यू विल ऐड दिस इन अ हाइड्रोलिक क्लासीफायर. एक आपको ये दिख रहा है, ठीक है, उसमें आप क्रश्ड ओर को ऐड करोगे और यहाँ पे देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. एक वाटर फ्लो के लिए एक सोर्स हमने किया है, वहाँ से बहुत ही तेज़ी से पानी आता है. फिर बीच में देर आर, यू कैन सी देर आर ग्रूव्स. ठीक है, इसको ग्रूव्स बोलते हैं. क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ है, ओर की डेंसिटी और हैवी होने की वजह से इस ग्रूव्स में सेटल हो जाएगा. तो ये जो पार्टिकल्स है ये ओर्स के पार्टिकल है, और गैन लाइटर होने की वजह से
पानी के साथ इट गेट्स वॉश्ड अवे, राइट. सो जो लाइटर गैन पार्टिकल्स है, वाटर का जो जेट्स ये है वो गैन पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाएगा. तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है, राइट. एंड जो ओर्स है वो बीच में सेटल हो जाते हैं, ग्रूव्स में डिपॉजिट हो जाते हैं. तो ये मेथड यूज़ करने के लिए वी हैव डिज़ाइंड अ टेबल दैट इज़ नोन एज विल्फले टेबल. सो एज यू कैन सी इन द विल्फले टेबल, ये जो आपको पाइप दिख रही है ये, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर एंड देन यू कैन सी अ क्लिट्स और द ग्रूव्स. ठीक है. तो ये पानी का बहाव बहुत ही तेज़ी से इस पे जाता है और क्या होता है, गैन जो है वो हल्के होने के वजह से व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लो विद द वाटर एंड जो हेवी ओर्स है दैट विल सेटल इन दिस क्लिट्स, राइट. तो बेसिकली आपने क्या किया, आपका गैन जो है वो तो पानी के साथ बह गया एंड जो ओर है वो सेपरेटली आपको उधर क्लिट्स में डिपॉजिट हो गया. सो दिस इज़ हाउ यू हैव सेपरेटेड द गैन फ्रॉम द ओर. अभी आपको जो ये जो ओर डिपॉजिट मिला हुआ है, सेपरेटेड ओर नीचे, उसको आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर. क्या बोलोगे आप उसको, कॉन्सेंट्रेटेड ओर. सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रख लो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है. एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब ये प्रोसेस करते हैं तो वी मेक दिस टेबल वाइब्रेटिंग. तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि गैन जो पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ आते हैं और हैवी है तो वो डेंसिटी या ग्रेविटी की वजह से इस ग्रूव्स में डिपॉजिटेड ही रहेगा, राइट. सो the water is passed over a vibrating and sloped table. स्लैंट रखते हैं ये टेबल को, सीधा नहीं रखते, राइट. और ये टेबल में हमने क्या लगाया है, ग्रूव्स लगाया हुआ है. इस ग्रूव्स में आपके और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. सो व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप, जो डेंसर और पार्टिकल्स है, हेवी जो और पार्टिकल्स है, द डेंसर और पार्टिकल दे settle in the grooves and the lighter GAN particles, हल्के जो GAN particles है, they flow with the water. So lighter GAN particles, they are basically washed away with the water, right. So जो वॉश्ड हो गया वो तो चलो गया, जो सेपरेटेड हो रहा है उसको आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड हो. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. तो इंपॉर्टेंट इसके ज़रा पॉइंटर्स अगर आप देख लो. यस, फर्स्ट इज ये मेथड तब आप यूज़ करो जब ओर और गैन में डेंसिटी का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए. तो ऐसे कौन से ओर्स होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स और हैवी होते हैं, कार्बोनेट ओर्स हैवी होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप ओर को पाउडर करोगे. यू शुड हैव अ पल्वराइज्ड ओर एंड फॉर दैट वी यूज़ बॉल मिल और स्टैम्प मिल. ये वो मशीन है जिसमें आप ओर को क्रश कर देते हो. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपका क्रश्ड ओर है उसको आप एक स्लोपिंग टेबल से क्या करोगे, पास करोगे और एक वाटर की स्ट्रीम, फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर शुड फ्लो. नाउ व्हाट विल हैपन कि ओर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ग्रूव में सेटल हो जाएंगे एंड गैन हल्का होने की वजह से व्हाट विल हैपन, इट विल गेट वॉश्ड अवे विद द वाटर. Okay, next step for the concentration we have is the process of magnetic separation, the process by magnetic separation. Magnetic separation process. द वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट कि आपको यहाँ पे ऐसे ओर यूज़ करने हैं जिसमें आइदर ओर या फिर आपका गैन मैग्नेटिक नेचर का ही होना चाहिए, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ मैग्नेट्स अट्रैक्शन के लिए. सो ओर और गैन should be of, when we say magnetic nature, that means it should get attracted by the magnet, should be of मैग्नेटिक नेचर. तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे और यूज़ कर सकते हो जैसे कि
मैग्नेटाइट ओर, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो ये एक आयन का ओर है। तो आप देख रहे हो आयन जो है वो मैग्नेट से तो अट्रैक्ट होता ही है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये ओर में, मैग्नेटाइट ओर में जो गैन पार्टिकल्स होते हैं वो आपका क्या रहना चाहिए, दे शुड बी ऑफ नॉन मैग्नेटिक नेचर, 100%। दे शुड बी ऑफ नॉन मैग्नेटिक नेचर। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ओर को आप क्या करोगे, पल्वराइज करोगे। इफ़ यू कैन लुक एट द डायग्राम, सो यू कैन क्लियरली सी yes, so we have a conical reservoir from which in which we will put our pulverized ore। और ये जो पाउडर्ड ओर है, फिर यहाँ पे दो रोलर्स आपको दिख रहे हैं। एक रोलर मैग्नेटिक नेचर का है, दूसरा रोलर नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, राइट। और ऊपर से एक कॉन्वेयर या फिर लेदर बेल्ट जाती है। सो क्या होगा कि ये जो आपने ओर डाला हुआ है, इसमें दो चीज़ें हैं, दो आपको कलर्स दिखाई देते रहेंगे, एक ब्लैक कलर दिख रहा है और एक ब्राउन कलर दिख रहा है। तो वो जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स है वो हमारे आयन ऑक्साइड के पार्टिकल्स है, राइट। सो एंड दैट आर मैग्नेटिक इन नेचर। एंड जो ब्राउन कलर के पार्टिकल्स है, दिस वन, दीज आर गैन पार्टिकल्स विच आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। नाउ ये वाला जो बेल्ट है, ये जो रोलर है, ये मैग्नेटिक नेचर का है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ से जब पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे तो जो मैग्नेटिक नेचर का है वो रोलर के बेल्ट पे चिपका ही रहेगा, अट्रैक्टेड ही रहेगा, राइट। क्योंकि जब तक ये बेल्ट रोलर को टच करे तो वो पार्टिकल्स मैग्नेट की वजह से इस बेल्ट को अटैच रहेंगे। एंड वेरेज जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है उसका कॉन्टैक्ट द मोमेंट बेल्ट से छूट जाएगा तो वो ऑब्वियसली ग्रेविटी से सीधा नीचे आ जाएगा। तो दो कलेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो एक कलेक्टर में पूरा ढेर किसका बनेगा, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल का। एंड इन दी अदर कलेक्टर, तो जैसे ही ये बेल्ट का कांटेक्ट रोलर से छूट गया तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है दे विल फॉर्म अ सेपरेट हीप, राइट। सो दे विल गेट कलेक्टेड इनटू द अदर कलेक्टर, दैट इज दिस वन। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ द मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस वर्क। सो लेट अस नोट डाउन द बेसिक स्टेप्स। सो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो पल्वराइज्ड ओर है, पाउडर्ड ओर है, द पल्वराइज्ड ओर इज मूव्ड ऑन दिस बेल्ट। which belt? On the conveyor belt. You can write leather belt also, right? And then the magnetic roller that you have, the magnetic wheel or the magnetic roller, it will attract only the मैग्नेटिक पार्टिकल्स, बराबर है। मैग्नेटिक रोलर्स जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक पार्टिकल्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। एंड इट विल गेट कलेक्टेड इनटू अ सेपरेट कलेक्टर। whereas नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक बेसिकली क्या है आपके गैन पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक गैन पार्टिकल्स will form a separate heap, right? And as shown in the diagram you can see कि नॉन मैग्नेटिक वाले यहाँ पे कलेक्ट हुए क्योंकि उनका जैसे ही मैग्नेटिक रोलर से कांटेक्ट छूटा तो वो सीधा ग्रेविटी से नीचे आ जाएंगे। वेरे जो मैग्नेटिक वाले पार्टिकल्स थे, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स ये रोलर्स को टच करके ही रखेंगे। एंड यहाँ पे जैसे ही बेल्ट का कांटेक्ट छूटा, राइट, नाउ दे विल फॉर्म अ separate heap in the second collector. So this was the second method of
अच्छा, सेकेंड थिंग, अभी ये वाला जो कलेक्टर में आपने और जमा किया हुआ है, देखो ये गैन अलग हो गया और अलग हो गया, तो ये अभी जो और है इसे ही आप क्या बोलोगे, दिस और इज concentrated ore. This ore is concentrated ore. All right, student. Next method for concentration is that is froth flotation process. It is very simple. See, basically पहला आपको जो point इसमें clear कर लेना है that this method it is used for concentration of this method is used for concentration of sulfide ores. ठीक है, जैसे कि जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एक्सेट्रा, सल्फर होना चाहिए, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. अब समझो जिंक सल्फाइड है, ये आपका ओर हो गया और एक उसमें इम्प्योरिटीज़ है दैट इज़ गैन. सो इफ़ यू हैव अ ओर ऑफ जिंक सल्फाइड तो उसमें आपको गैन मिक्स मिलेगा. अब यहाँ पे होता क्या है कि इन दोनों के नेचर अलग अलग होने चाहिए. एक जो है हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, मतलब पानी से अट्रैक्ट होना चाहिए. तो आपका जो गैन है यहाँ पे दैट इज़ ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर, एंड जो आपका ओर है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक नेचर, मतलब वाटर से दूर भागना चाहिए, हाइड्रोफोबिक नेचर. सो ये रिमेंबर दिस थिंग, द प्रिंसिपल इज दैट द ore is of hydrophobic nature and the GAN is of hydrophilic nature. The one which is hydrophobic that will mix with oil, and that one is which is hydrophilic that will mix with water. तो एक ऑयल के साथ मिक्स होता है और एक वाटर के साथ. तो बेसिकली वाटर यहाँ पे किसको वेट करेगा, गैन को. इसके लिए हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल वेटिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल वेटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ एक सिंपल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग एक टैंक लेते हैं. Yes, so we take a tank, फिर ये टैंक में एक एरेटर लगाएंगे. एरेटर मतलब जिससे हम एयर क्या कर सके, ब्लो कर सके. मैं आपको एक सिंपल डायग्राम ही बना रही हूँ. एक एरेटर रहेगा, ठीक है. Yes, so you will have an aerator from where you can blow the air. इस टैंक को हम लोग भर देंगे पूरा वाटर से. So this tank will have water. This is H2O, right? और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हम लोग एक डालेंगे फ्रॉथिंग एजेंट. We will add frothing agent and that frothing agent is इट इज़, या तो आप पाइन ऑयल ऐड कर सकते हो या फिर ज़ैंथेट्स ऐड कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो ऐड फैटी एसिड्स. मेजरली वी ऐड पाइन ऑयल, ठीक है. तो फ्रॉथिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये जो ऑयल आप ऐड करोगे, सपोज आपने ऑयल ऐड कर दिया, राइट. ये रेड वाला जो है ये आपने पाइन ऑयल ऐड किया हुआ है. सो नाउ the water is mixed with pine oil. अब क्या होगा, अब आप इसमें आपका ओर डाल दो. ओर को पहले क्रश करो, पाउडर करो. सो ऐड पल्वराइज्ड ओर. नाउ
सपोज दिस इज योर क्रस्ट और पाउडर्ड ओर, राइट। तो इसमें जिंक सल्फाइड भी है और उसके इम्प्योरिटीज़ भी है, तो वो आप इसमें ऐड कर दो। होगा क्या, उसके बाद एयर को ब्लो करो, एरेटर को घुमाओ और उसमें से एक सिंपल सी बात, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ऐड डिटर्जेंट इन द वाटर, सो वी स्टियर इट विथ आवर हैंड्स, राइट, एंड फ्रॉथ आता है, झाग आता है, पूरा फोम आता है ऊपर। सेम यहाँ पे भी होगा, द मोमेंट यू ब्लो द एयर, सो व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस फ्रॉथ। तो ये समझो, ये जो ग्रे बना है, दीज आर द फ्रॉथ। फ्रॉथ आपको झाग पता ही है कि वो वाटर के ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो फ्रॉथ है, तो इसमें जिंक सल्फाइड के जो पार्टिकल्स है, हर फ्रॉथ में ZnS पार्टिकल्स क्या होगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। सारे जो फ्रॉथ है, सिंस फ्रॉथ इज मेड अप ऑफ ऑयल, तो जिंक सल्फाइड जो है वो फ्रॉथ में अट्रैक्ट होके ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट, बिकॉज जिंक सल्फाइड इज हाइड्रोफोबिक, वाटर से दूर भागेगा। वेर एज आपके जो गैन पार्टिकल्स है, दैट इज़ जो इम्प्योरिटीज़ है, ये ग्रीन कलर की इम्प्योरिटीज़ है, तो गैन हैवी होने के वजह से इम्प्योरिटीज़ जो है वो सब नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे सेपरेटली हम क्या करते हैं, गैन के लिए आउटलेट बनाते हैं, और वो आउटलेट में आपके गैन पार्टिकल्स क्या होगा, जमा हो जाएगा, राइट। और ये जो फ्रॉथ, देखो फ्रॉथ जो बनता है ना, वो अनस्टेबल होता है, मतलब फ्रॉथ डिसअपियर भी हो सकता है या फिर वो फूट भी सकता है। तो इसके लिए वी यूज़ अ स्टेबलाइज़र, कि ये फ्रॉथ स्टेबल रहे, इसके लिए वी ऐड स्टेबलाइज़र, एंड स्टेबलाइज़र में वी यूज़ एनिलीन, ओके। सो दिस इज़ हाउ, तो हो गया अभी आपका जो झाग जो ऊपर जमा हुआ है, सी दिस इज़ द फ्रॉथ, राइट। इसी में आपका ओर इकट्ठा है, तो यू विल स्किम इट ऑफ, आप उसको निकालोगे, उसको ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद उसमें से आपको जिंक सल्फाइड का पूरा ओर रहेगा, और आपके जो गैन जो इम्प्योरिटीज़ थे वो नीचे की तरफ जमा है। सो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो यू शुड बी एबल टू राइट that the froth flotation process, it is used for the sulfide ores, for example zinc sulfide, lead sulfide and copper sulfide. Now what happens, the GAN particle that are present with this ore, they are hydrophilic in nature, that means they get attracted towards the water, so water will wet GAN, remember water will wet GAN, and जो ऑयल से जो फ्रॉथ बना है, सो वो किसको लेके जाएगा, वो किसको वेट करेगा, सल्फाइड ओर को। इसके लिए बोलते हैं प्रेफरेंशियल वेटिंग, मतलब वाटर ने प्रेफर किया गैन को, ऑयल ने प्रेफर किया सल्फाइड ओर को, बिकॉज आपका जो ओर है वो हाइड्रोफोबिक है, दैट वोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर, राइट। सो फ्रॉथ ZnS के पार्टिकल्स को लेके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे आपका सब जिंक सल्फाइड इकट्ठा हो जाएगा, उसको यू स्किम ऑफ द फ्रॉथ, यू ड्राई इट एंड यू गेट द सल्फाइड ओर्स, एंड हैवी जो गैन पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ इकट्ठा रहेंगे। अब यहाँ पे जो आपको जिंक सल्फाइड का ओर मिला है, दैट उसको आप बोलोगे दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओर, दैट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ओके। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। इसके मैं पॉइंटर्स भी आगे लिख देती हूँ, क्या क्या आपको पॉइंट्स एग्जाम में अगर फ्रॉथ फ्लोटेशन आता है तो क्या क्या आपको लिखना चाहिए, यस। सो लेट अस ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट यू विल राइट इज that in this process the separation of ore from GAN is done by preferential wetting, very important term, it is done by preferential wetting. Then this process is used for
sulfide ores, for example zinc sulfide, lead sulfide, copper sulfide. Next, ore is powdered, and then it is mixed with water, and a frothing agent is added, right? And a frothing agent is added to the water in the टैंक. पानी के अंदर हम लोग फ्रॉथिंग एजेंट डालते, एंड जो आपका फ्रॉथिंग एजेंट है दैट इज पाइन ऑयल, xanthates और फैटी एसिड्स. नेक्स्ट स्टेप में व्हाट डू वी डू? Air is blown and the mixture, उसको एजिटेट करते, मिक्स करते. The mixture is agitated, right? And subsequently froth is generated. Next, what happens? The ore particles are wetted by oil, right? Ore particles are wetted by oil, and वही ऑयल ने फ्रॉथ बनाया, तो they mixed with froth and they move to the, कहाँ पे जाते? टॉप. they move to the top, right? And the GAN particles, being hydrophilic in nature, they are preferentially wetted by water and gets settled to the, where do they get settled? To the bottom of the tank, right? गैन पार्टिकल्स को हम टाइम टू टाइम गैन को निकालते रहते. द फ्रॉथ कलेक्टेड एट द टॉप is skimmed off and it is dried and subsequently concentrated ore. अभी गैन सेपरेट हो गया, तो अब जो ओर बोलोगे उसको क्या बोलोगे आप? concentrated ore is obtained. ठीक है? Yes, so this is about the three physical methods of the concentration of ore. Hydraulic classifier method based on the principle of density differences in the densities. Magnetic separation method based on the principle that one has to be magnetic and the other, that means either the GAN or the ore has to be magnetic and the other has to be non-magnetic. And then the froth flotation method, it is completely for the sulfide ores. It is based on the principle of preferential wetting. One has to be hydrophobic in nature and the other has to be hydrophilic in nature. Sulfides hydrophobic होते हैं, वो froth के साथ, ऑयल के साथ ऊपर चले जाके उसको then you will skim it off and then you will dry it and pure
concentrated ore is obtained. All right.